सर प्रणाम कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। सर ये कह रहा था कि वो जो कल हमारी जो चर्चा हुई थी जी उसको लेकर के थोड़ा मैंने अपना यहाँ पर जो मेरे जो साथी लोग हैं उनसे थोड़ा आज सुबह बात करी। जी तो उनमें से एक हमारे साथी हैं ये विनोद शर्मा जी। जी। ये बैढ़न का जो ये बैढ़न मुख्यालय है ना अपना, हम्म। वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं अभी एज ए जूनियर वकील। हम्म। और साथ में थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इलाके में पूरा घूमते टहलते हैं, लोगों के बीच में काफी संपर्क है आपका। हम्म। हमारे पुराने साथी भी हैं पिताजी के। हम्म। तो आज हमने उनको फिर फोन पे बताया था पहले, हम्म। तो वो फिर कहे कि हम आते हैं तो मिलने आपसे, हमारी बात कराइएगा। तो चले आए हैं, तो बैठे हैं सामने। बात कराइए। जी जी। तो जुड़ना चाहते हैं, आप भी समझना चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। और मतलब आपका तो बहुत नेटवर्क है यूथ हम्म। में यहाँ। यूथ हम्म। को पहले जो है मतलब पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थोड़ा रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाया, तो फिर अपना भाई छोटा मोटा वकालत करने लगे। हम्म। थोड़ा युवा साथी हैं और सक्रिय रहते हैं, तो इनका मन था कि हम भी कुछ करें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मैं बात आपकी कराए दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा समझ लेते। कराइए कराइए। सर प्रणाम। जी नमस्कार। एक बार अपने शब्दों में अच्छे ढंग से परिचय दें अपना। हाँ, हमारा नाम विनोद कुमार शर्मा है। जी। पिछले 15 वर्ष से मैं सृजन लोकहित समिति और तमाम यहाँ तो जैसे आप चूंकि शिवम ने बताया कि आप पुलिस के महानिदेशक पद से रिटायर्ड व्यक्ति हैं। जी। तो दुनिया में एक आतंकवाद और दूसरा अब उसकी जगह ले लिया है क्लाइमेट चेंज। हम्म। तो अगर आतंकवाद के लिए कश्मीर सबसे महत्वपूर्ण स्टडी का क्षेत्र है हम्म। दुनिया के, माने आतंकवादियों के जितने स्वरूप होंगे हम्म। वो कश्मीर में, अब तो भाई समस्या का कुछ समाधान निकला है संवैधानिक रूप से, नहीं तो सारे स्वरूप वहाँ विद्यमान थे। अगर जिसको एक आतंकवाद का अगर कोई छात्र हो, उस पर स्टडी या शोध करने वाला व्यक्ति हो। आपको ये मालूम है मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, और धन्यवाद। 130 मिलिटेंट्स का सफाया किया है। अरे वाह रे वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तो सर हम भी आपसे सीखेंगे बहुत चीजें, क्योंकि कुछ चीजें इतिहास बन गई हैं, लेकिन इतिहास से ही भविष्य उसी गर्भ से निकलता है ना। हम्म। तो अगर वो गर्भ सुनी हो जाए, उस गर्भ का अध्ययन न हो, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बताया क्या जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। तो सिंगरौली जो है सर, वो क्लाइमेट चेंज जो है तो उसका ये बहुत बड़ा माने शोध का इलाका है। ये एक तरह की किताब भी है। हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं, यहीं 25 पीढ़ी 50 पीढ़ी से रहे। अब ये पूरा एक तरीके का एक दुनिया की वैश्विक समस्या का एक विद्रूपित स्वरूप यहाँ निकल के आ गया है। कंपनियों का वातावरण प्रदूषण, बड़ी माइनिंग, बड़ा कोयला ट्रांसपोर्टेशन, उससे मतलब अब उसका सारा विद्रूपित रूप जो पूंजीवाद का है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो सारा हमारे सिंगरौली में उपस्थित है। हम लोग इसी में पिछले 15-20 साल से, क्योंकि शिवम जी के पिताजी वो पुराने एक्टिविस्ट और समाज चिंतक और विचारक जो कहिए, और योद्धा भी कहिए गरीब आदमियों के, वो मसीहा के तौर पर यहाँ उनका पदार्पण हुआ आज के 40 वर्ष पहले। अब ठीक है, अलग अलग स्तर पर पीढ़ियाँ जुड़ती गई। हमारे पहले वाली भी पीढ़ी जुड़ी, हम लोग भी जुड़े, कुछ सीख ही रहे हैं। तो शिवम जी से चूंकि हम लोग आते जाते रहते हैं, तो ये बताए कि भाई एक डीजीपी साहब हैं, वो किस तरीके का योजना बनाए हैं और उस योजना पर काम भी कर रहे हैं। वो 2-3 दिन से बोला कि आज बात कर लीजिए, आज बात कर लीजिए। तो कुछ न कुछ व्यस्तता भाई जीवन में है। अब ये दौर ऐसा आ गया है सर कि
हमारे एक रिश्तेदार सिंगरौली से थे, आप जानते होंगे वासुदेव दुबे जी। वो भी छत्तीसगढ़ में डीजीपी होमगार्ड से रिटायर्ड हुए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग के रिश्तेदार थे, यहीं सिंगरौली के ही थे। अच्छा अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि वो यहीं के रहने वाले हैं। एनीवे, हाँ। हाँ, अच्छा। एकदम मैंने एकदम हम लोग के ही बीच के ही थे। अब ज्यादा क्या कहा जाए। तो उनकी भी योजना इस तरह की थी, लेकिन अब क्या है, इस दौर में, आज के दौर में, आप तो रिटायर्ड आदमी है, तो आप तो एक दौर पिछला भी देखे है ना। वो पुराना जमाना जब मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं नहीं थी समाज में, एक समाज संघर्ष से निकल के आया। आप लोगों की पीढ़ी जो है, वो जिसने भी जो कुछ हासिल किया है, चाहे जो भी हो, कोई उद्योगपति बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई बड़ा मिनिस्टर बना, नेता, सब एक बड़े संघर्ष और जद्दोजहद और बड़े होता है ना कि आदमी स्ट्रगल के साथ बना। तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी हर चीजों की, लोग खाली भी थे। आज का दौर जो है, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हम लोग तो भाई राजनीति में, मैं काम करते 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 करते, मैं चूंकि पिछले 2 साल से मैं वकालत करने लगा। लोगों के पास वक्त नहीं है, ना जाने आदमी क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या। एक मजदूर के भी पास आप जाएंगे, भैया थोड़ा टाइम दे देते, नहीं साहब आज तो टाइम नहीं दे पाएंगे। भाई एक डीजीपी बोल दे तो समझ में आ जाता है कि भाई उनकी कार्यालयीन अपनी व्यस्तता है, काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निर्वहन करना है, एक बड़े पद पर बैठा सामान्य आदमी भी। जबकि सारी जो चहलकदमी हो रही है वो एक सामान्य आदमी के जीवन के सुधार के लिए तो हो रहा है। और शिवम ने जो सब्जेक्ट बताया आपका, ज्यादा तो उन्होंने बताया नहीं, बोले कि आप उन्हीं से बात करिए तो फिर चीजें समझ में आएंगी। तो वो तो बहुत मतलब उस विषय को आधार बना के तो आदमी के डीएनए तक पहुंचा जा सकता है ना जी। हाँ, ये मतलब आप क्योंकि आप शायद उस विधा के व्यक्ति हैं, लंबे समय तक आपको बताया कि मैं कश्मीर में आईजी ऑपरेशन के पद पर कार्यरत रह चुका हूँ, तो शायद वो मैंने आपके जहन में उतरा हो कि भाई ये भी एक विषय है काम करने के लिए। तो लेकिन बहुत ये तो मतलब इस समय जो आबो हवा है समाज की, मैं आबो हवा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस इलाके में, आबो हवा बहुत खराब है ना, बहुत ज्यादा। मतलब वो जो पर्यावरण विभाग वालों का मापदंड होता है, वो प्रदूषण का मापदंड नापने के लिए, हम शब्द नहीं जान रहे क्या बोलते हैं उसको ये लोग, उसमें बहुत ज्यादा यहाँ का दिल्ली से ज्यादा स्टैंडर्ड खराब रहता है हमेशा। तो आबो हवा जो इस समय आबो हवा है, ना जाने कैसे बन रही है कि एक तो ज्यादातर आदमी इस समय देश को ये चावल दाल और सुविधाएं रोजगार देने से पहले हर आदमी की मेंटल काउंसलिंग जरूरी है। मेंटल काउंसलिंग हर आदमी का, उसका एक आधार कार्ड में ही सरकार को एक खांचा बना के डेटा रख देना चाहिए कि ये कैसा सोचते हैं। ये बहुत बड़ा, ना जाने पूंजीवाद का ये खेल हो रहा है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं दुनिया में वो कुछ चाहते हैं, भाई ना जाने भाई कौन कहाँ से खेल रहा है एआई की दुनिया में। हम लोग तो एआई वर्जन के लोग हो गए ना भाई। तो एआई के जगत में कौन कहाँ से कौन प्लेयर खेल दे रहा है बैट बॉल लेके, किसी को पता ही नहीं है। बाल लग जा रही है हमारे सर पर, नाक फूट गया हमारा, बाल मार दिया भोपाल से कोई धड़ाक से लेके बैठा बाल। तो यहाँ कम से कम समाज में एक छोटा आदमी भी बहुत क्रोध में चल रहा है भाई। आदिवासी का स्वरूप बदल गया सर, भैया का। सर एक मिनट बोलूंगा, इसके बाद अभी सुनना है हमको आपको। बात भाई जो मनता है, अब आप बोल दिए तो हम अपना 1 मिनट में थोड़ा पूरा कर ले रहे हैं। तो एकदम स्वरूप कैसा बदलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भाई। इस लोकतंत्र में सर जो भी बदलाव आएगा, हम जी तो रहे हैं भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना, जो भी बदलाव आएगा तो वो तो भाई सड़क पर बैठने से, धरना प्रदर्शन से, बातचीत से, संवाद से, डिबेट से, इसी से आएगा। बंदूक बारूद से या किसी को कूट पीट देने से तो आएगा नहीं। लोग बैठ नहीं रहे। आखिर हम ये कह रहे हैं
भाई आप जैसा पर्सनालिटी, आखिर तो कहीं मन में पीड़ा हुई होगी तब ना वो आदमी हमसे यहाँ सिंगरौली में एक आदमी से बात कर रहे थे, तो आपने बात करने के लिए तमाम आपके जूनियर पड़े होंगे, कोई आईजी बन गया होगा, कोई एसपी होगा, कोई डीआईजी होगा, टाइम पास हो ही जाता आपका। तो कहीं तो मन में पीड़ा होगी ना कि शायद मैं वो काम उस कुर्सी पर रहते हुए शायद मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया, समाज के लिए हम वही करते रह गए जो नेताओं का आदेश था, या तो कुर्सी ने जो वाजिब समझा कुर्सी पर बैठ करके मैं अपने दिलो दिमाग से वो किया, जो वास्तविक स्थिति है उस पर काम नहीं हो पाया। तो ये सर बहुत मतलब बड़ा काम है, ये जो आप योजना बनाए हैं वो बड़ा काम है। अब सर आप बोलिए, हम सुनेंगे। मैं आपको विनोद कुमार शर्मा जी ये कहना चाहता हूँ जी सर। कि आप मेरे मुंह से अभी कुछ मत सुनिए जी। आप दो काम करिए और फिर आप अपने मोबाइल से हमको रिंग कर दीजिए तो मैं उसे सेव कर लूंगा, और पहले एक बार आप समझ लेंगे, इसके बाद बातचीत में बहुत आनंद आएगा। जी जी जी। क्योंकि ये एक टोटल महाबदलाव की बात हो रही है। जी 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 जी। एक ये देश बदलने की बात हो रही है। क्योंकि हम सब विद्वानों ने कहीं कैपिटलिज्म में दोष खोजा, कहीं कुछ, कहीं जगह दोष खोजा। दोष था हमारे इकोसिस्टम में, दोष था हमारे नियम कानून में। तो आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं? जी हाँ। कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं मिस्टर शर्मा, जिसके आप वकील हैं? वो कौन से नियम कानून है? वो थोपा तो कोई नहीं गया है किसी पर भी। नहीं, ये आपका सोचना है, मेरा तो सोचना है कि आपके ऊपर थोपा गया है। 1860 के दौर में अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? हाँ, ये तो बात है सर। एक सेकंड रोकेंगे ना? एक सेकंड मैं रोकूंगा। क्योंकि मैं एलएलबी आज 8-10 साल पहले किया, क्योंकि राजनीति में एक्टिविज्म में इधर उधर काम करता रहा। भी क्योंकि परिस्थितियां कुछ हमारी डामाडोल कोरोना के बाद हुई, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस में आया। साफ करने के चक्कर में मत रहो, उसको बचाने के चक्कर में रहो। हाँ, एक सब्जेक्ट मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, भारतीय कानून का, संविधान का इतिहास में। तो एक दिन अभी एक कार्यक्रम था कोर्ट में, तो जूनियर वकीलों को भी बोलने के लिए वहाँ मौका मिला। भाई हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इसको कोऑर्डिनेट डायरेक्ट उन्होंने ही किया था। तो एक बात मैं 2 ही मिनट मिला, तो अब शायद हमको लगा कि शायद गुस्ताखी हमसे हो गई, लेकिन ना जाने वो अंदर की पीड़ा थी ना कि भाई आखिर हम ये कहते हैं भाई। अब क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ, थोड़ा इसको भी थोड़ा मतलब हम तो बहुत झेप खा रहे हैं बोलने में। कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर की भी पीढ़ियों को तो देखना पड़ेगा। इसने संविधान को जन्म किसने दिया? वो तो अंग्रेज थे, हमको गुलाम बनाने के लिए दिए हैं। सारे कानून जितने भी हैं सब तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। आज जो भी चाहे बीएनएसएस हो रहा है, कुछ भी तो है, तो उसी की दादी माँ और परदादी तो वही है ना भाई। तो अंग्रेजों ने ये कानून किसके लिए बनाए थे? वो तो हम ही लोगों के लिए, हम लोगों को नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, उसको स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा, भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। भारतीय गुलामों के लिए, शासन करने के लिए। ठीक कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भारतीय गुलामों को समय समय पर अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए, प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें बर्बाद करके न्याय से वंचित रखा जाए, जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े ना हो पाए। ये था उद्देश्य, ये था उद्देश्य, ये था उद्देश्य। आपको न्याय देने की न्याय व्यवस्था उनका उद्देश्य नहीं था। आपको समय समय पे, आप देखिए न्यायालय में हर कदम में आपको अपमानित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। आपको क्यों कहा जाता है, आप लॉर्ड लॉर्ड क्यों कहते? कौन लॉर्ड है? काय के लॉर्ड है? काय के लॉर्ड? वो तो भाई अब कहा ही जा रहा है, पूरा एक परंपरा बन गई है। तो आपको जो है कहा जाता है हाजिर हो। भैया क्यों हाजिर हो? फरियादी भी हाजिर हो, गवाह भी हाजिर हो, सब हाजिर हो भैया। और कुछ सम्मानजनक बात नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। बहुत ऊंचा बात बोल रहे हैं, बहुत ऊंचा बात है। तो ये नियम का